मतलब कब आप ज्ञानी बाबा बन गए, कब आपको अल्प बोध हो गया? ये ज्ञानी बाबा बन नहीं गए. हॉस्टल लाइफ वाज टफ एट दैट टाइम एंड देयर वाज लॉट ऑफ रैगिंग. ये पहले हुआ करता था. सो बाय टुडे स्टैंडर्ड यू आर प्रैक्टिकली डायनासोर. उसके पहले मैं शायद केवल डीटीसी बस पकड़ने के लिए ही दौड़ता था. सर ओखल में डाल दिया तो निकल से क्या डर? मेनी पीपल, उनको लगता है कि एक यूपीएससी में क्वालिफाई कर गए और ये अगर बन गए आईएएस आईपीएस तो थोड़ा व्हीकल बर्निंग का केसेस होने लगा. और आपकी बंदूक कहाँ गई? क्राउड इज कंट्रोल्ड बाय द बेटन एंड नॉट बाय द बुलेट. So you took his words too literally, is it? पत्थर लगा तो एक पत्थर मेरे हेलमेट में लगा, हेलमेट गिर गया. हेलमेट के लिए आप लोग सबको कितना चालान करते हैं, मैं वही याद कर रहा हूँ. मतलब शॉर्ट कैरियर खत्म ही होने वाला है. गाड़ी छोड़ के चले जाएगा तो कोई गाड़ी चला देगा कि भाई नए नए अफसर है, मर जाएगा तो मैं भी शायद सस्पेंड हो जाऊंगा. मैं सूरत की अनजान गलियों में नया आईपीएस अफसर गिर गया एंड होता है कि तुरंत तबादला कर दिया जाता है, तुरंत सस्पेंड हो जाता है. आप पे दया करके आपको छोड़ दिया गया क्या? मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी एज एसपी पंचमहल एट गोधरा. जब गोधरा कांड हुआ था, मतलब जो ट्रेन में आग लगाई गई थी, इन्फॉर्मेशन मिली तो हम लोग गए थे वहाँ पे. तो वी कॉट वन इंट्रूडर. तो पता चला कि ये पाकिस्तानी है इनिशियल इंट्रोगेशन में. उसके साथ आरडीएक्स था, AK-47 था. तो हरामी नाला के आसपास से इसने एंटर किया था. बड़ा खराब नाम है सर उस नाले का, लेकिन है भी वो सही. इसके पहले देयर वाज नो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. गुजरात गवर्नमेंट इज अ वेरी प्रोफेशनल गवर्नमेंट, बट बिकॉज आपका रैंक ऊपर था तो आप आईएएस चले गए. केवल ज्ञान देने से नहीं चलता है. एंड यू हैव टू वॉक द टॉक. तुम 14 घंटा काम करो, हम 7 घंटा काम कर रहे हैं. यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम्स, But not everybody all the time. They worked tirelessly without even changing uniform for days on end. Close to 40 of the family members of my police force had actually died in the earthquake. ये ऐसा है वैसा है, पावर है, करप्शन है, मनी है, रुतबा है. इंडिया इज स्टिल बर्निंग. वेस्ट बंगाल फॉर वन, they say it is the Kashmirization of West Bengal. Public trust in these august services has actually eroded considerably. Completely. हेलो नमस्कार, भारत माता की जय. स्पंदन दिल से दिल टॉक्स पर आपका फिर से स्वागत है. टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे on our channel because we have the esteemed privilege of having a distinguished officer and a gentleman whose names perhaps needs no introduction. One of the finest the IPS Academy has ever produced since the time the Indian Police Service came into induction. He currently holds the post of Director General of Police for Civil Defence, Fire Services and Home Guards. तो समझिए 3 सर्विसेज के एक हेड, और perhaps it is the largest civilian defense force in the whole of the country. Distinguished officer, rewarded several times over, decorated officer, held most important positions at the government level. Mr. Vivek Srivastav, 1989 batch IPS. Sir, it is my esteemed privilege to welcome you on the show. Thank you, Dr. Anwar. We have been waiting quite some time and the current scenario, जो इंडिया की भी हालत है भारत की, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो हमारा फ्रेंडली नेबर हमसे मीठी मीठी बातें करते रहा है, 2-4 दिन का युद्ध करके परास्त हो जाता है. सो हाउ इम्पॉर्टेंट द सर्विस बिकेम वी रियलाइज्ड एज सिविलियंस. पहले बार हमें ये एहसास हुआ. बट सर विल लेट अस रोल बैक इनटू द पास्ट, और माजी में हम जाते हैं. लेट्स स्टार्ट एट द वेरी बिगनिंग सर, कि हाउ डिड यू थिंक of coming into the service, and if you can just rush us through your early recollection of childhood up to the point you chose to become an IPS officer. What I would say that my childhood was more or less unremarkable, in a sense that my father is a IAS officer born in the Bihar cadre itself. So in that connection, I have traveled across Bihar, or in my early years in career, I was really not a very good student. I gradually improved after class 6th. So you were a slow starter? Not exactly a slow starter. It was, I looked at things differently before class 6th, and gradually my perspective changed. What was that, if I may ask? कि अगर कुछ मैं पढ़ रहा हूँ तो उसको मैं 2-3 दिन के बाद भूल जाऊँगा. So why study now? So wait for the exams to happen, and then I can actually study. None of my exams would be too good. But gradually I realized it was something like a study of self-psychology. If you want to study a thing and if you want to remember it, while you are revising it, the time taken to remember is
almost 1/10 of what it takes beforehand. Absolutely true. That is- Second is, if you struggle with a concept, then you internalize that concept. What was that age, if I may ask? मतलब कब आप ज्ञानी बाबा बन गए, कब आपको अल्प बोध हो गया? बचपन में ज्ञानी ही? बाबा नहीं बने. इट इज एक्चुअली एज आई सेड कि ये ज्ञानी बाबा बन नहीं गए. ज्ञानी बाबा आदमी बनता ही रहता है थ्रू आउट लाइफ. But you had the first inkling as to how you should, व्हेन आई वाज इन क्लास 5th 6th कि how you should proceed further in your education. कि एडुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. उसको अगर आप प्री एग्जाम एक आप एफर्ट में अगर आप मतलब 100 मीटर डैश में अगर आप लेंगे, so you will not succeed. So education is absorbing knowledge which can become useful in future. I became an average student, and by the time I was in class 10th and then 12th, I was a pretty good student. Which school was that, if I may ask? I studied from class 4th till my class 10th in St. Michael's School. So you were a Michaelite. Yes, I am a Michaelite. Okay. Very distinguished school. And then I became a DPS student in Delhi. That is, sir, we both share in common, but we were from the rival branches. I was from RK Puram and I gather you were from Mathura Mathura Road. Road. So there was a I- unsaid hostility between the two So as to who is superior. hostel life was tough at that time, and there was a lot of ragging. And I'm not very powerfully built, so you can actually become a butt of many of your colleagues who are more strongly built. So then you have to learn how to survive in that environment. Those were the growing up years, sir. That was when the the growing sense up of years. manhood and masculinity translated to having physical strength and stature. So thereafter, sir, after 12th, what was your education? By 12th, I was very clear that I didn't want to do engineering. So I was interested in science. So I took up physics. I joined the Hansraj College. So I was in Delhi University and did my master's from there. I found physics very interesting. I took my UPSC exam along with my MSc final. If you know the subject, then the UPSC is not such a difficult. I wanted to ask because, especially where we are from, our channel is based, a lot of North India, in fact, all over India, everyone, conventionally aspires to become an IPS officer, an IAS officer, engineering, or a lowly doctor at the most. So what actually drove you towards joining the civil services? Was it your father's influence or you had something else in mind? Or was it the, lure of power? The trappings of being an IPS and an IPS officer. There is no simple answer to this. Actually, it is a combination of everything. One, your father is there, so of course you know that service. Two, for example, in Bihar, what are you exposed to? So at that point of time, there was little industry. So you really never met anybody from the private sector who could influence you or something like that. There was no IIT also. So in the field of education also, the colleges were not too good at that point. That is of time. true. That is true. Without exposure to industry, to corporate sector, one really didn't know what route to take. If I can tell you very clearly, had it been my choice, I would rather have preferred to become a professor of physics. My little espionage about the great intelligence officer tells me that your father was an outstanding student in his life. Did that some of that rub off on you for your academics? Of course it does, because he did mathematics and he was a very good student of mathematics, and he came from a very, very humble background. Actually, Is that so? Yes. When he was very young, his father had died. So he stayed with his widowed mother in a village which did not have even road or electricity. And even the school was almost 10 kilometers away. So he got into the IAS. He, on the dint of his knowledge of mathematics or his expertise in mathematics, because that is what he did from Agra University. He taught the Agra University. So he took, he was a good student of Sanskrit also. So coming back after your masters, sir, in Delhi University, when you took the civil services exam, how did you fare in that, and what was your experience in the academy, training academy? Our viewers like to know कि IPS वाली IAS वाली जो चीज़ें हैं, everyone कहीं ना कहीं ख्वाहिश होती है. There are many candidates for any competitive exam in India. The population is growing, be it medical, anything. But most people are form fillers who pay for the conduct of the examinations, and the really brilliant ones actually make the cut. What is it which differentiates an achiever from people who also ran? The exams which were held during our time
That is a 1988 exam which I have given. And abhi there has been a lot of changes. For example, I had taken physics. I had to take another subject, so I decided on psychology. One subject was common for everybody, which is the GS. GS is common, yeah. And for prelims also, you had to have GS and one subject. Now it has changed, so it is only a common subject for the prelims also, and common papers for the mains exam also. So would you say that is for the better or for worse? Because it's a very contentious issue these days, especially with the advent of so many coaching institutes and motivational speakers and people into the business of IAS, IPS coaching. So would you say it is better now or different, or was it better in your time? I will leave the judgment to yourself. What I would say is, now since the papers are the same, everybody in that sense is in the same boat. Earlier, for example, when I was taking physics and psychology, somebody was taking history and anthropology. So how do you compare an apple with an orange? So you would resort to normalization. Now, normalization within a paper is fine, but normalization to different papers becomes very, very a difficult task. So it becomes a game of chance. Sir, is it true? हम भारत में रहते हैं, हमारी मूल भाषाएं जो हैं वो अंग्रेजी नहीं है. But it is always said that the civil services exams favors people who are adept at English. So is it a skill? Is it true? Because there's a lot of debate over this, especially contemporarily. ये पहले हुआ करता था. अच्छा. In 60s. अगर आप इंग्लिश मीडियम के प्रेसिडेंसी कॉलेज से हैं, स्टीफन से हैं, तो यू वेर मोर लाइकली टू गेट मोर मार्क्स इन द इंटरव्यू एंड क्वालिफाई सब्सिक्वेंटली. अभी ऐसा मेरे हिसाब से एकदम ही नहीं है, बिकॉज काफ़ी अपने मदर टंग में दे रहे हैं, गुजराती में दे रहे हैं, हिंदी में दे रहे हैं, तमिल में दे रहे हैं, और वो भी क्वालिफाई कर रहे हैं. इनफैक्ट मेरा जो मंतव्य है कि इंग्लिश और हिंदी में कंपटीशन इज स्टिफर, बिकॉज मोर पीपल देयर आर मोर ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, वाइल लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेजेस में अपीयर करने वाले बहुत कम हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड हार्ड वर्क व्हिच एवरीवन डज, and there's something called smart work. The smarter ones opted for these unconventional languages, Pali, Prakrit, and they had very few examiners in the whole of country, and it was almost known that what the questions will be. Is it true? I would rather not comment on this because I don't have too much of knowledge in this area. So what was earlier an elitist service has definitely become more democratic. Is it safe to surmise that? The civil services are more within the grasp of a aspiring person, say from a tier 2, tier 3 city than before. Yes, if you look at who are getting into the civil services, what you are saying, this conclusion is inescapable. More people from rural India, from a lesser privileged background, they are getting into because we hear these success stories all the time from very underprivileged sections. Say a daughter of a rickshaw puller from very humble beginnings, like your own father in your own time, that time. So when you got inducted into the IPS services, I remember that was 1989. So by today's standard, you are practically a dinosaur. So, but what do you have any interesting anecdotes to share from that time? Something which you recall? Yes, training was interesting because it started in Mussoorie, Lal Bahadur Shastri National Academy. And of course, it was everybody's dream to actually go there. So that was a shorter period of training, 3 months. What I would only like to say, taking the training at Mussoorie and at Hyderabad, the police professional training at Hyderabad, the assumption of the trainers were there कि all of you are bright students, so good in studies. Having made the cut. Yeah. Because you have qualified in a rather competitive exam, तो पढ़ने में तो आप अच्छे होंगे. बिल्कुल. तो हैदराबाद में एम्फेसिस था कि आप पढ़ने में तो अच्छे हैं, लेकिन अब आपको फिजिकली भी हम अच्छा बनाएं. मेरे कॉन्टेक्स्ट में इट टर्न इनटू ए ब्लेसिंग. उसके पहले मैं शायद केवल डीटीसी बस पकड़ने के लिए ही दौड़ता था. लेकिन वहाँ जाके सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे उठा के आपको बोले कि आप फील्ड में दौड़ना शुरू कीजिए, तो 400 मीटर दौड़ते दौड़ते तो लगा कि कहाँ फंस गए हैं, तो कुछ गलत तो नहीं चले आए यहाँ पे. उसके बाद वो तो दौड़ने के बाद You had second thoughts. सेकेंड थॉट्स नहीं, वो करने की आदत नहीं थी. तो उसके बाद अगेन भी उस समय भी मैंने चिंतन किया कि अब देयर आर 2 ways टू अप्रोच दिस थिंग. एक है कि यू फिगर आउट हाउ टू गेट आउट ऑफ इट.
कि नी पेन है तो कभी डॉक्टर के पास चले गए, तो कभी सिक मारे, कभी कुछ किए। और दूसरा है कि जब माथे पे आ ही गया है तो लेट अस एम्ब्रेस इट विथ द होल हार्ट। सर ओखल में डाल दिया तो मूसल से क्या डरना, इसको एनिमी क्या बनाना, अब इसको दोस्ती बना लो, अब तो कोई उपाय तो है नहीं। एम्ब्रेस योर एनिमी। So that was a very good period. जबकि from not being able to run 400 meters, I could run the marathon. अब not the marathon, Half मतलब जो not even the half marathon, वो 12 किलोमीटर 10 से 12 किलोमीटर का रन होता था वीकेंड में, pretty easily. And I also got into the demo squad बोलते थे, जो demonstration जो था, मतलब कि ये so physically I became much. So coming back to sir, when you were thrown into the field, and as I remember, your first posting also turned out to be rather interesting in a different way. You had to go through the test of fire. Would you like to share your journey henceforth? I'll start with for probation. I was posted in Panchmahal district, जिसका headquarters is Godhra, which subsequently became rather infamous. Infamous, yeah. For the Godhra incident. Unfortunately. तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो पता चला कि जो एसपी हैं मिस्टर रघुराज सिंह झाला, वो सब इंस्पेक्टर से प्रमोट हुए एसपी में। तो पहला तो मुझे लगा कि कहाँ डाल दिया गया है, मतलब एक होता है कि आईपीएस मैं हूँ तो मुझे आईपीएस के अंडर ही, थोड़ी अकड़ होती है। बट आई क्विकली रियलाइज कि ही वॉज द बेस्ट टीचर आई कुड एवर हैड। ही वॉज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, huge professional competence, and had the complete devotion and of his subordinates, because he had come from the ranks. 8-9 महीने as a probationer वहाँ पे किया. It was a huge learning experience. He had taken me under his wings. He was very supportive. He gave me charge of a police station also. So a lot, I owe a huge lot to him. इसमें I'll just want to say one thing. Many people, उनको लगता है कि एक यूपीएससी में क्वालिफाई कर गए और ये अगर बन गए आईएएस आईपीएस तो दैट इज द एंड। अब मतलब कि The pinnacle. now is the नहीं pinnacle नहीं, now is the time to exercise power and maybe enjoy the perks of service. Reap the rewards of having made it. Yeah. What I would like to point out कि that is your entry. Everybody must realize कि you know almost nothing at that point of time. That is the point where you will start learning practical aspects of administration and or policing. Nitty-gritty, so to say. So वहाँ से आपको मेहनत फिर से एक नए सिरे से मेहनत करना शुरू करना है. As they say, sir, formal training or learning, in the field one has to unlearn along the way and make new learning. So coming to your first posting, sir, independent posting, if I remember correctly, it was ACP Surat. So what was your experience regarding that? जब मैं मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई तो एज असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस सूरत हुई. नॉर्मली जो पोस्टिंग होती है वो एसडीपीओ होती है, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर रूरल एरिया में. तो मेरे सीपी ने मुझे कहा कि ये तुम्हारे लिए अच्छी पोस्टिंग नहीं है. उनका कारण ये था कि एज सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर अगर तुम रूरल एरिया में रहोगे तो यू विल बी मोर इंडिपेंडेंट, क्योंकि एसपी दूर रहेगा. यहाँ पे यू आर डायरेक्टली अंडर द कमिश्नर, उसके नीचे एडिशनल कमिश्नर, उसके नीचे डिप्टी कमिश्नर और उसके नीचे आप एक एसीपी हो. सो सभी एक ही बहुत क्लोज एरिया में है, तो देर इज़ वेरी क्लोज सुपरविजन. तो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का उतना आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है वहाँ पे. बट उन्होंने कहा कि ठीक है, तो सिंस पोस्टिंग तुम्हारी हो गई है तो तुम्हारे एरिया को, उन्होंने मेरे एरिया को एक्सटेंड कर दिया. तो करीब करीब 1/3 सूरत सिटी उन्होंने मेरे जुरिसडिक्शन में दे दिया. मैं दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया 1992 में एज एसीपी सूरत सिटी. सॉरी, नवंबर में. 6 दिसंबर में बाबरी मस्जिद टूटा और उसके बाद पहला राइट शुरू हुआ मुंबई में. उसके कुछ ही दिनों बाद फिर सूरत में हुआ. एंड सो आई हैड ऑलमोस्ट हैड ए बैप्टिज्म विथ फायर, बिकॉज मेरा जो बी डिवीजन था, इट वॉज द वर्स्ट अफेक्टेड डिवीजन ड्यूरिंग द सूरत राइट्स. Where the maximum deaths occurred, I suppose. ये जो सूरत में जो राइट शुरू हुए आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, इसमें करीब करीब 160 लोग मरे
जिसमें मैक्सिमम पहले 3 दिन ही में मर गए थे, और उसमें से अधिकांश लोग बी डिवीजन में ही मरे, जो मेरे जो आपके कार्य क्षेत्र में आते थे, जो मेरे कार्य क्षेत्र में आता था। इसमें इट वॉज ए बिग लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम मी टू डील विथ ए हॉस्टाइल क्राउड एंड हाउ टू एंगेज विथ ए हॉस्टाइल क्राउड। इनिशियल डेज में ही मैं घिर गया था, और मतलब उस समय मेरे पास फोर्स भी बहुत कम था, तो आई वॉज ऑलमोस्ट सेव्ड बाई दी SHO एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये जो एक्सपीरियंस, you had to be rescued. आई हैड टू बी रेस्क्यूड। Why was that? वो एक्चुअली क्या Did था, you not have enough manpower with you? देखिए जैसे मैंने कहा कि ये जो बी डिवीजन था, ये हिस्टोरिकली उतना कम्युनल एरिया नहीं था। जो वॉल्ड सिटी था, दैट वाज हिस्टोरिकली Old Surat city. ओल्ड सूरत सिटी। तो मेरे यहाँ से फोर्स थोड़ी निकाल के जो ट्रेडिशनली कम्युनल एरिया था वहाँ भेज दिया गया था। फोर्स की यहाँ कमी थी। मेरे पास एक ड्राइवर था, एक गनमैन था, एक वायरलेस ऑपरेटर था। ग्रेजुअली मुस्लिम क्राउड इकट्ठा हो रहा था। दे वर अब्यूजिंग द पुलिस ऑल्सो कि भाई आपने बाबरी मस्जिद टूटने से नहीं बचाया, आप यहाँ पे आप क्या कर रहे हो। पब्लिक रिएक्शन थी जी। हाँ, फिर दे स्टार्टेड असॉल्टिंग, यहाँ पे थोड़ा व्हीकल बर्निंग का केसेस होने लगा। तो उस समय आई वॉज इन एक्सपीरियंस्ड, 1 महीना से भी कम था। तो जब सायरन बजा के जब जाते थे तो क्राउड भाग जाता था। एक जगह लिम्बायत एरिया, वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, उसमें मैं गया तो मेरी जिप्सी बंद हो गई। तो उस समय मैं तुरंत था लाठी लेके मैं क्राउड के पीछे दौड़ गया। मेरे साथ मेरा जो वायरलेस ऑपरेटर था वो भी एक लाठी लेके दौड़ गया। सर आपकी बंदूक कहाँ गई? इसमें क्या था कि जब मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे, तो बचपन में हर कोई आइडलाइज करता है कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा, इंस्पेक्टर, या इतना आइडलाइज करते हैं मूवी में, SP या आर्मी में। वन ऑफ इट इज प्लेइंग विथ अ टॉय गन। बचपन में वो इन्फ्लुएंस होता है। वही पूछ रहा हूँ कि SP साहब की बंदूक कहाँ गई थी? जैसे मैंने कहा कि जब मैंने ज्वाइन किया तो CP थे PK दत्ता। ही वॉज वेरी लेजेंडरी ऑफिसर। तो उन्होंने अभी जो उस समय बोला है वो मुझे अभी भी याद है कि क्राउड इज कंट्रोल्ड बाय द बेटन एंड नॉट बाय द बुलेट। So you took his words too literally, is it? आई टुक इट लिटरली। तो मैंने इशू करा ही नहीं था बंदूक। तो अब दौड़ते गए। अच्छा, रनिंग की प्रैक्टिस तो हो ही गई थी आपके एकेडमी में। हाँ, तो 1 किलोमीटर तो आदमी फट से पहुंच जाता है। घिर गए तो पत्थर लगने लगा। पत्थर लगा तो एक पत्थर मेरे उसके हेलमेट में लगा। हेलमेट गिर गया क्योंकि उसे स्ट्रैप नहीं किया था। नेक्स्ट पत्थर उसके माथे पे लगा। ही गॉट ए हेड इंजरी। तो उसको पकड़ के मैं एक दुकान के किनारे आके खड़ा हो गया कि अब भाई कर्टन्स, मतलब शॉर्ट कैरियर ख़त्म ही होने वाला है। हेलमेट के लिए आप लोग सबको कितना चालान करते हैं, मैं वही याद कर रहा हूँ। स्ट्रैप नहीं पहनने के लिए नहीं करते हैं? अच्छा, नहीं, लोग लूज करके आते हैं तो उसमें नहीं करते हैं, नहीं पहनने के लिए करते हैं। उस हेलमेट में तो सब्जी भी भर के लाते हैं लोग। जोक सपाट से, प्लीज़ कैरी ऑन। तो जब दौड़ गए थे तो जो गनमैन था वो तो पुराना आदमी था। उनको लगा कि ये तो नया अफसर है, दौड़ गया है, ये डिफिकल्ट एरिया, यहाँ पे जाके फंसेगा। तो उसने वायलेंस में कहा कि जल्दी यहाँ पे रीइंफोर्समेंट भेजिए। सो यू आउटरन देम? नहीं, 2 तो रख गए थे। गाड़ी किसे, अच्छा। गाड़ी को तो प्रोटेक्ट करना है। गाड़ी छोड़ के चले गए थे, कोई गाड़ी चला देगा। तो गनमैन एंड ड्राइवर वे देयर प्रोटेक्टिंग द व्हीकल। अब 2 हम लोग चले गए थे। तो SHO को लगा कि भाई नया अफसर है, मर जाएगा तो मैं भी शायद सस्पेंड हो जाऊंगा। तो जल्दी से आया एंड आई वाज सेव्ड फ्रॉम दैट सिचुएशन। मैं सूरत की अनजान गलियों में नया पुलिस अफसर घिर गया। तो दैट वाज द लर्निंग एक्सपीरियंस कि उसके बाद से मैं तो हर वक्त रिवॉल्वर भी मैंने त्याग दिया। उसके बाद से मैं 9mm बेरेटा ही रखता था, जिसमें 13 राउंड उसके मैगजीन में रहते थे, या 13 राउंड प्लस मेरे बेल्ट में रहता था। तो 26 राउंड लेके तब उसके बाद में हर वक्त चलता था। सो जो आप कह रहे हैं कि जो वेपन नहीं लेके चलने का मतलब, इट वाज अ कंप्लीट चेंज ऑफ गार्ड। हम लोग वी कैन नॉट इमेजिन कि पुलिस ऑफिसर के पास बंदूक नहीं होगी। दैट वाज मतलब उसके बाद आई ऑलवेज हैड अ वेपन। सो सर, व्हाट वाज द फॉल आउट ऑफ द रायट and how did you manage, because it went on for some time? It was a very infamous incident, if I remember. I was a kid, like it made the headlines all over along with Mumbai. So what was the outcome regarding, how did you conduct yourself? And होता है कि तुरंत तबादला कर दिया जाता है, तुरंत सस्पेंड हो जाता है। What happened to you? उसमें ऐसा हुआ कि मुझसे जितने सीनियर थे करीब करीब सभी का तबादला हो गया। अच्छा, मेरे जितने सबॉर्डिनेट थे करीब करीब सभी सस्पेंड हो गए। आप पे दया करके आपको छोड़ दिया गया क्या? उनको लगा होगा, सरकार को लगा कि इसका महीना भर ही हुआ है तो मे बी इसकी इतनी कल्पेबिलिटी नहीं है। तो आई वॉज द डिवाइडिंग लाइन एंड आई कंटिन्यूड देयर टिल माई प्रमोशन टू द सीनियर स्केल। क्या बात है सर। वेरी इंटरेस्टिंग। कमिंग ऑन आफ्टर दैट सर, you are posted in Gujarat. You are a Gujarat Card IPS officer. What were your subsequent postings? If you can just skim through it
And any interesting incidents along the way? एसीपी में पूरा रहा वहाँ पे 1.5 साल, जो मतलब मेरा टीनियर था. जब प्रमोशन आया तो देन आई वाज पोस्टेड एज कमांडेंट ऑफ द स्टेट रिजर्व पुलिस नडियाद में. वहाँ टीनियर छोटा ही था. उसके बाद आई वाज पोस्टेड एज एडीडी कैंप ऑफ द गवर्नर ऑफ गुजरात. ADC, yeah. एडीसी जिसको बोलते हैं. और वहाँ पे मैं करीब एडीसी रहा 1 साल 3 महीने. When you got your first posting as an SP, जो बोलते हैं जिला का मालिक होता है, पुलिस का कप्तान, where was that and what was your experience? मेरी फर्स्ट पोस्टिंग एडीसी के बाद हुई थी एज एसपी पंचमहल एट गोधरा. And did तो the जहाँ Godhra मैं- riots had happened during your tenure? नहीं, इट वाज मच लेटर. Okay. सो आई वाज नॉट द एसपी जबकि वो गोधरा कांड हुआ था. हाँ. एंड मतलब वो हुआ था, उस समय मैं नहीं था. Where were you there, if I may ask? जब गोधरा कांड हुआ था, मतलब जो ट्रेन में आग लगाई गई थी, उस समय मैं एसपी कच्छ था. So was there any fallout in your district? जब कच्छ वॉज द ओनली डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे विच वॉज ऑलमोस्ट इंसिडेंट फ्री पोस्ट गोधरा. So if I remember correctly, Kutch is territorially the largest district in India, or perhaps one of the largest. उस समय ये हुआ करता था. उसके बाद इट हैज़ बीन बाइफर्केटेड इनटू 2 डिस्ट्रिक्ट. In your time? नहीं, मेरे समय तो एक ही डिस्ट्रिक्ट था. एक ही था. सो उस समय इट हैड ए 450 क्लोज टू 450 किलोमीटर्स लॉन्ग बाउंड्री विद पाकिस्तान. One of the largest, I suppose. हाँ, इट वॉज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. You had any लेकिन- interesting incidents pertaining to our friendly neighbor? फ्रेंडली नेबर से वहाँ पे इंट्रूजन होते रहते थे. उस समय फेंसिंग नहीं हुआ था. अच्छा. तो एक इंस्टेंस है जबकि वहाँ पे एक हाजी पीर के पास वहाँ पे हम लोगों ने एक इंफॉर्मेशन मिली, तो हम लोग गए थे वहाँ पे. तो वी कॉट वन इंट्रूडर. Okay. तो वो काफ़ी बुरे हालत में था. तो उसको फिर हम लोग ने लिया तो पता चला कि ये पाकिस्तानी है इनिशियल इंट्रोगेशन में. फिर उसको हम लोगों ने अरेस्ट नहीं किया. वी डिटेन्ड हिम अंडर द फॉरेनर्स ऑर्डर एंड वहाँ पे JIC है, जॉइंट इंट्रोगेशन सेल, वहाँ पे रखा. उसको हम लोगों ने नियमित उसको इंट्रोगेशन किया तो पता चला कि ये खुद नहीं, इनके साथ एक टीम आई थी, उसके साथ RDX था, AK-47 था, एंड उनको ये डिलीवर करना था कहीं पे. तो बाकी तो 1-2 लोग वापस चले गए थे. ये चलता रहा. फिर और इंट्रोगेशन करने पे पता चला कि उसने जो रन क्षेत्र है वहाँ पे बेट बोलते हैं, जो आइलैंड टाइप का है, वहाँ पे एक बेट में इस अपना ये जो Bait like consignment that था. bait Dwarka hai. नहीं, बेट इज ए गुजराती वर्ड फॉर आइलैंड. Okay. In the So, बेट badlands of... द्वारका मीन्स कि आइलैंड द्वारका. अच्छा, island Dwarka. Okay. तो हाँ, in वहीं the पे- badland marshy lands जो कच्छ have been there. हाँ. तो वहाँ जो marshy land में बीच में जो lands आए थे. हाँ, So तो- it's such a difficult terrain, sir. How will you able to catch that terrorist? नहीं, टेररिस्ट को तो आ गया था हाजी पीर विच इज़ अ लैंड एरिया, मतलब आफ्टर दैट ये. और वो करीब काफ़ी बुरे हालत में था. तो हम लोगों को वहाँ से खबर मिली कि एक इस तरह का आदमी दिखाई पड़ रहा है. तो हम लोग वहाँ पे गए, सर्च किया तो मिल गया था. तो अब ये करीब 6 महीने तक लगे इसको सस्टेन्ड इंट्रोगेशन करके, जब JIC में, कि ये इन्फॉर्मेशन मिला कि ये कुछ लोगों के साथ आया था और काफ़ी माल सामान लेके ये छुपाया हुआ है रन क्षेत्र में. Oh. फिर हम लोग इसको ऊँट लेके गए रन क्षेत्र में पता करने कि कहाँ पे ये माल छुपाया गया है. तो खोजते गए, कुछ पता चल नहीं पाया. तो फिर हम लोग ने एक बड़ा मैप लिया, जो ग्रिड मैप जो होता है. तो इससे पता किया कि कहाँ से उसने एंटर किया है. तो हरामी नाला के आसपास से इसने एंटर किया था. बड़ा खराब नाम है सर उस नाले का. लेकिन है भी वो सही. सर सो तो और फिर वो रन में चलते चलते अब यहाँ पे पकड़ा गया. तो 2 पॉइंट्स वर क्लियर कि कहाँ से एंट्री हुई और कहाँ पे वो पकड़ा गया. कितने तेज चल रहे थे वो पता किया. फिर उसको हम लोग ने एक बड़े ग्रिड मैप में प्लॉट किया कि क्या रूट लिया होगा, कि उस समय सन किस डायरेक्शन में था, कितने तेज चल रहा था. रफली वो बनाया गया. वो मैप बना के फिर हम लोग ने देखा कि कहाँ पे ये सामान हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी सर. वेरी प्रिमिटिव इन द सेंस. इट इज लॉट ऑफ कॉमन सेंस. कॉमन सेंस. एंड मतलब रिड्यूसिंग कॉमन सेंस टू मतलब एक्चुअल. जैसे हमारे ऋषि मुनि अंतरिक्ष में तारे देखकर, तारों की गति देखकर उनकी घटनाएं प्रेडिक्ट करते थे, ऑलमोस्ट लाइक दैट. जब हम लोग ने उसको किया तो पता चला कि 1 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में कहीं पे इसने इसको रखा है. उस समय तो मोबाइल नेटवर्क्स भी नहीं होते थे. मोबाइल था ही नहीं उस जी. समय. दैट्स व्हाई आई एम सरप्राइज्ड. तो उस क्षेत्र को हम लोग ने तलाश करने का कोशिश किया. तो ऐसे भी रन क्षेत्र है, पानी रहता है, कीचड़ रहता है, कुछ पता नहीं चला.
तो फिर उसकी थोड़ी और घनिष्ठ इंट्रोगेशन करने पे उसने बताया कि वो प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक रेड ड्रम है जो कि आधा सबमर्ज्ड है उस मार्शी एरिया में। तो रेड ड्रम को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? हेलीकॉप्टर से? नहीं, तो उस समय जो चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर था, मतलब भुज एयरफोर्स बेस का, ही वाज विंग कमांडर रंगास्वामी। ही वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ओके। तो हम लोग के एयरफोर्स की फ्लाइट जाती है बॉर्डर पे, तो उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि इस ग्रिड रेफरेंस में 1 स्क्वायर किलोमीटर को इफ ही कैन लोकेट एक रेड ड्रम, तो उसका ग्रिड रेफरेंस मुझे दे। Sir, just to interrupt, for our viewers, it may not sound very interesting, but if you take a look at the landscape of Run of Kutch, and you relate it with the story, you'll understand it was virtually an impossible task. Am I right, sir? हाँ, बिकॉज रन क्षेत्र जो है वो एकदम वाइट रन है, चाहे ग्रे है, उसमें देर इज नो मार्किंग्स। There's no bearings. मतलब यू लुक एट किलोमीटर्स अराउंड एंड देर इज मतलब Featureless. एब्सोल्युटली फीचरलेस लैंड। Right. Good news was कि Wing Commander Rangaswamy came back and told me कि we have identified that drum and उसका grid reference ये है। अब उस समय GPS तो था नहीं नॉर्मल, तो कांडला पोर्ट ट्रस्ट इज ऑल्सो विद इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट। तो कांडला पोर्ट ट्रस्ट के जो इंस्पेक्टर था उसको मैंने कहा कि जो शिप आती है बड़ी एंड जो बर्थ है करीब 10-15 दिन के लिए, उसके उनको के पास बड़ा सा GPS हुआ करता था फॉर नेविगेशन, तो वो खुलवा के उसको मंगवाया। So it was an inter-agency coordination. इट वॉज नॉट इंटर एजेंसी, हाँ, इन ए सेंस कि वी टुक द हेल्प ऑफ द एयरफोर्स, मतलब जो सर्वेलेंस जो उन लोग करते But हैं। this is not a routine operation. इट इज नॉट, इट वाज a पर्सनल रिक्वेस्ट। तो Okay, उसको sir. जीपीएस शिप के जीपीएस से लेके वी कुड गो देयर, रिकवर ऑल द आरडीएक्स, ग्रेनेड्स, एबीसीडी टाइमर्स, एंड फिर उसका शाहनवाज भट्टी उसका नाम है, ही एफआईआर रजिस्टर करके ही वाज प्रोसिक्यूटेड, ही वाज गिवन डेथ सेंटेंस बाय द भुज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड जब उसने अपील किया फिर हाई कोर्ट में, तो ही हैज़ गॉट लाइफ सेंटेंस एंड इज करंटली इन साबरमती जेल। So it was a successful operation. Successful Which you- operation which culminated in a conviction. Conviction, because conviction rate is very poor. Most of the investigations. Also. हाँ, मतलब ज़्यादातर होता है ऑपरेशंस में आप पकड़ते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, लेकिन इसमें इट इज़ ए लॉन्ग स्टोरी विच लेड टू इट्स फाइनल कंक्लूजन। Logical conclusion, sir. So going forward in your career, sir, what was your next posting or? इसी पोस्टिंग में तो अर्थक्वेक आया था। Acha. So, sir, let's take up that. That was a huge. We understand the Gujarat earthquake. It was a defining moment in many ways, and I recently went to that place. They have a beautiful, earthquake museum, one of its kind. So, can you tell us about your experience and during the quakes, and thereafter? I gather that you became a leading authority in disaster management. In fact, that was a changing event in India's disaster management policy. Am I right? देखिए, 26 जनवरी 2001 में ये अर्थक्वेक आया था, विच इज़ द बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर इंडिया हैज़ विटनेस्ड इन द लास्ट 2 decades। 100 सेकेंड का अर्थक्वेक था। ऑलमोस्ट एंटायर टाउन्स बिकेम रबल। करीब 14,000 लोग मर गए 100 सेकेंड में। 1.5 लाख से ज़्यादा इंजर्ड थे। देयर वॉज नो कम्युनिकेशन, नो वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी, नथिंग। उसमें एज ए पुलिस फोर्स वी रोज टू द ओकेजन एंड वी एक्चुअली वर्कड देयर। एंड ड्यूरिंग द 1.5 years आई वॉज देयर, मतलब देयर वर 2 visits ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो उसमें। एंड yes, it was learning through experience. इसके पहले there was no disaster management act. ये भुज अर्थक्वेक के 4 साल बाद गुजरात डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना, जिसको देख के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया और अभी रिसेंटली रिवाइज हुआ है। सो वाइल माई डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इज एक्चुअली ए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आई हैव रियली डोंट हैव ए, ये बाद में कुछ पढ़ के मैंने सप्लीमेंटेड माई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बाय सम थियोरेटिकल नॉलेज। और नाउ इन इंडिया वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर नेचुरल डिजास्टर्स, खास करके साइक्लोन्स एट्सेट्रा में। इफ़ यू सी हिस्ट्री कि पहले जहाँ साइक्लोन्स में डेथ होते थे, नाउ देर इज़ नो डेथ। अब डेथ तो छोड़ दीजिए, अब
इवन पशु की भी मृत्यु नहीं होती है. सो दैट इज द लेवल ऑफ प्रोग्रेस वी हैव अचीव्ड इन disaster risk reduction. Though I know you are a very modest person and you don't like to talk about your own achievements in a vociferous way, but if I may ask, what was your significant contribution in the formulation of disaster policy in India? Because I've learned that you go as a keynote speaker in several such events and conferences. So as we were speaking, sir, that major defining moment in Indian history, the earthquake in Godhra, you somehow managed to come out with flying colors, no matter what the situation is, like our incumbent prime minister. Somehow you people have a knack of turning, challenges into opportunity. So, as we were talking about the national disaster management policy, what was your significant role during the management of the earthquakes, the rehabilitation and thereafter? As I said, at that point of time in 2001, कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ट्रेनिंग चाहे ऐसा कोर्सेज इट वाज नॉट वाइड स्प्रेड. सो आई हैड टू टेक एंड थिंक ऑन माई फीट. अराउंड मी आई सॉ द एंटायर भुज टाउन कोलैप्सिंग. सो देयर वाज अ पॉल एंड इट वाज जस्ट बिफोर द परेड. 26 जनवरी का परेड होता है, उसके 15 मिनट पहले ही आया. सो इन ए सेंस it was a very right time for us because we were in the parade ground, which is actually the safest for any earthquake. Open area. Open area. So in Bhuj town itself, close to more than 4,500 people died. And the entire town is a rubble. Matlab, I have a video of that, but if you see that, so nothing was left actually of Bhuj town because Bhuj town was made out of limestone rocks, joined with limestone. Now, this will not survive if it is not a RCC structure. It is not going to survive an earthquake of 6.9 Richter scale. So reinforced cement concrete. हाँ, with like the modern structures nowadays. Modern structures जो अभी है. So as I said, मुझे लगा कि कोई बहुत ही बड़ा ये आया है. तो पहला तो मुझे लगा कि there was no communication. So I put वहाँ पे HF frequency वाला, क्योंकि even VHF had collapsed. तो HF मैंने लगा के drafted a message very quickly to our state headquarters कि एक earthquake of very high intensity has struck Bhuj. Casualties appears to be very high because उसमें तो कुछ idea नहीं था initial half an hour में. And we will require additional force, water, ये वो करके काफ़ी detailed message बाद में मैंने देखा. तो मुझे लगा कि I could not have actually improved upon that even later. So it was more of an inspiration. सो वो मैसेज पास किया गया. दूसरा ये था, आई कंटैक्टेड द कलेक्टर. हम बोले कि देखो, मैनी पीपल, तब तक खबर आने लगी थी कि काफ़ी बिल्डिंग कोलैप्स कर गए हैं, सम आर सर्वाइविंग, सम आर ट्रैप्ड इनसाइड, उनको निकालना है. तो मैं जो है रिलीफ का काम करता हूँ, तुम रिस्क रिहेबिलिटेशन का काम तुम करो. मतलब कि यू गेट इन टच विद द स्टेट गवर्नमेंट टू फॉर गेटिंग रिलीफ मटीरियल. होता क्या है, ऐसी इस स्तर की प्राकृतिक आपदा होती है of such magnitude, many people lose their minds. So it is commendable that you were able to keep your senses about you. If I may ask, like you were in the parade grounds, as you said, where was your family and how were you in touch with them? उस समय I had just been transferred to Kutch. So I was staying in the circuit house. Right. My family was there in Baroda. उससे I could not communicate to my wife for the next 2 days because that was my instructions alone because कि एक ही चल रहा था HF. So it is a simplex communication. एक communication जाएगा तो एक communication आएगा. तो मेरा clear instructions था कि no unnecessary communication will be passed on this net. Only very necessary communication will be passed. So it was only after 2 days that I could communicate with my wife, and actually subsequently I learned कि of course she was very worried. Understandably so. So यहाँ पे then देखिए, योर रिसोर्सेज, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, द रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग मैन पावर रिसोर्सेज एस्केलेट्स एक्सपोनेंशियली. देयर इज अ ह्यूज डिमांड. रिसोर्सेज ग्रेजुअली आएंगे, मतलब वंस यू पुट अप, मतलब नथिंग कम्स इंस्टेंटेनियसली. सो यू हैव टू मेक डू विद द रिसोर्सेज एट हैंड. As I understand, the roads were broken. You didn't have too many resources ready. The hospital building was almost demolished. The hospital, Bhuj hospital collapsed. 200 people died in the Bhuj hospital. So how are the injured being tended to? As a doctor, I'm interested to ask. इसमें मैंने बताया, मैं जैसे बता रहा हूँ कि the airport of Bhuj was functioning. So you will be surprised to know one of the first relief material doctors, they came
फ्रॉम सच डिस्टेंट पार्ट्स एज यूरोप की 8-9 घंटे में, बिकॉज दे सेंस्ड वहाँ से रिलीफ टीम, दे डायरेक्टली फ्लू टू भुज. फिर कुछ स्टेट हेडक्वार्टर से भी आए, तो 8-10 घंटे में डॉक्टर्स की टीम ये सब आने लगी थी. बट दे हैड वेरी लिटिल इक्विपमेंट. सेलाइन चाहिए, ये चाहिए, ह्यूज डिमांड. तो हम लोगों ने फिर एक टीम बनाया, क्योंकि सब तो भाग गए थे क्योंकि कोई मिलना नहीं था. तो जो मेडिकल शॉप्स था उसके ताले तोड़ के वहाँ से निकलवाया, पंचनामा करके फिर उसको वापस लॉक किया. टेम्पररी हॉस्पिटल से सेटअप. फिर जो अनाज के गोडाउन थे वहाँ से अनाज लाए. फिर कम्युनिटी किचन से स्टार्टेड, जिसमें हमारे लोग भी खाना शुरू किए. फिर बाद में वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्टेड कमिंग. जो हमारे पुलिस के लोग थे उसको 2-2 आदमी को हर जगह जहाँ पे लोग ट्रैप्ड थे वहाँ भेजा, जो कि और लोग को कलेक्ट करके एंड वॉट एवर इक्विपमेंट वॉज अवेलेबल लोकली, उससे फिर लोगों को जान बचाना शुरू किया. सो बेसिकली क्या था, वॉट आई ट्राइड टू डू वॉज टू मैक्सिमाइज रिसोर्सेज, और जो भी हेल्प था उसको एक गेनफुली डिप्लॉय करने के लिए, रादर देन कन्फ्यूजन एंड एवरीबडी हिंडरिंग ईच अदर. जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उसको गेनफुली एम्प्लॉय करो. The good thing that you kept your wits about you and tried to make coherence out of confusion. So how long did this rehabilitation process take? And I understand Mr. Modi was the head of the state at that time. He was also yes, a new CM, I think, yes, around that time. Mr. First Modi time was CM. the chief minister at the, was not the chief minister when the earthquake happened. उस समय केशु भाई पटेल was the chief minister. Later, Mr. Narendra Modi. Almost simultaneously he took over charge. Just नहीं after नहीं, that. there was some time because time. हाँ कुछ महीनों के So बाद. under his leadership, did you feel a difference? How did he conduct himself during that rehabilitation process? Because it must be challenging for him also as a new chief minister. Like, sir, you are the bureaucracy, the wheels of the nation, but the political wing is the policy decider. So both work in unison. So how much support did you get from the incumbent Gujarat government at that time? Modi ji might have been the captain of the government. So overall, how was the coordination between the... देखिए, गुजरात गवर्नमेंट इज अ वेरी प्रोफेशनल गवर्नमेंट, एंड in the hierarchy of things, a superintendent of police is a reasonably low functionary, let me tell you, but it is not even a middle level functionary. So at that point of time, a SP interacting with the CM really does not happen. So there was a chief coordinator of relief operations who was sent on behalf of the government who was there, and we were basically interacting with him. And of course, उनके पीछे तो सरकार थी गुजरात की सरकार. So we got a lot of support from government of Gujarat. Whatever we desired, in fact, all my requests were acceded to. जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे बहुत सीनियर ऑफिसर्स को नहीं भेजा जाए, बिकॉज यहाँ पे रहने की प्रॉब्लम है, खाने का प्रॉब्लम है. मैं ही रह रहा हूँ तंबू में, तो मैं किसी को रख नहीं सकता हूँ. सो मे बी फील्ड फंक्शनरीज को भेजा जाए जो कि हु आर विलिंग टू वर्क ऑन द ग्राउंड. People who are hands-on. नहीं, पीपल हु विल वर्क देमसेल्व्स रादर देन only give instructions down the ground. So there was one ADG was sent. My range DIG, Mr. A.K. Singh, was there. He was a great help because he had earlier been SP of the district. So we worked as a team and we learned along the way. जो भी resources आ रहा था उसको देखिए, एक तो क्या है कि you get a huge force, so they must be deployed correctly. Instructions must be issued कि किसको क्या करना है. That must be supervised. एक कम्युनिकेशन चैनल बनाना है. डिफरेंट एजेंसीज आती हैं, हर डिफरेंट चैनल पे करते हैं, तो देर मस्ट बी इंटर कम्युनिकेशन. तो दैट उसका हब हम लोग ने वहाँ पे बनाया. फिर जैसे कि स्मॉल थिंग्स लाइक दिस कि देखिए, डिजास्टर प्रोन एरिया से अगर बहुत बड़ा डिजास्टर है तो मेनी पीपल वांट टू गेट अवे फ्रॉम दैट एरिया. Natural human tendency. नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी. अच्छा, उसमें आपका नो पेट्रोल पंप इज फंक्शनिंग, तो लोग जाएंगे कैसे? तो वी टुक ए डिसीजन कि वी विल गिव पेट्रोल फ्रॉम आर पुलिस पेट्रोल पंप. बस खाली हम नंबर लिख लेंगे एंड फ्री ऑफ चार्ज दे देंगे अगर उसका पैसा नहीं है तो. सो दीज डिसीजंस वी टुक. पेट्रोल खत्म होने लगा तो कांडला से फिर IOC से हम लोग ने मंगाया विदाउट गिविंग देम मनी. वहाँ पे इंडिपेंडेंट ब्रिगेड था, तो उसके ब्रिगेडियर को वी रिक्वेस्टेड फॉर कॉलम्स. द ब्रिगेडियर वॉज गुड इनफ टू सेंड 4 military columns even without these directions from the Ministry of Defense. Because normal क्या है कि as a district administration I'll ask my state government will ask the home department.
Home Department will ask the MOD. MOD will then give instructions to the whatever the local battalions to. Yeah. So A long bureaucratic long road. process. Yeah, So we short circuited that. So there was इसमें देखिए, if we have good personal rapport and liaison at the district level with the various agencies beforehand, it comes in very handy during any crisis. If I may ask, sir, during such disasters, times of challenges, it is where the human spirit, the real character comes to fore. How was your force? Did they back you up all the way, or were they absconders? What was your leading them through such difficult times? Because I understand, I have followed your career to an extent. You have shown immaculate leadership in adverse situations, but that cannot happen alone without a good team. Am I right? जैसे यूपीएससी दिए तो some become IAS, some become IPS, not necessarily because you wanted to become an IAS or an IPS, but because आपका रैंक ऊपर था तो आप IAS चले गए, थोड़ा सा 2 नंबर नीचे था तो IPS में आ गए, etc etc etc. But the work which you are required to do is very different between IAS and IPS. IAS is more of policy. Here it is more of leadership. Now once you are leading a force, केवल ज्ञान देने से नहीं चलता है. The force will look at you. And you have to walk the talk. Only then the force will stand behind you. And I can tell you with confidence कि at no point of time in my more than 35 years of I have been let down by my subordinates. So would you say you are lucky? Everybody is lucky. You have to make use. देखिए इसमें you Or one must appreciate. or can we ascribe a little of the credit which you are very reluctant to take mostly to you also? Now, if you say कि नहीं 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 तुम 14 घंटा काम करो, हम 7 घंटा काम कर रहे हैं. So if you think you can hide it, so yes, you can make fool of persons. You for can fool some time, of the people some of the times, yeah. but not everybody all the time. So वहाँ पे भी I also was eating from the langar. I had not kept anybody with me except one person जो कि लंगर से खाना ले आए. So as to show कि every available person was deployed on the ground. I am not getting anything extra. So it was a very egalitarian setup. And I have been fortunate also to work in egalitarian setups like the Special Protection Group and the IB. So coming back, sir, to the earthquake situation, how long did it take for you to get your force and the district back on its feet? देखिए, immediately we figure out कि which are the areas which are the worst affected, which are not so badly affected. We mobilized our force कि जहाँ पे lesser affected है, वहाँ से वो force जो इस area में पहले काम कर चुका है उसको यहाँ पे ले आए to actually support the forces there. Simultaneously, by the 20th hour, 24th hour, additional forces were coming, so they were also given as backup. But I can tell you, even in the worst affected areas, the SHOs, etc., they worked tirelessly without even changing uniform for days on end. Commendable. इसमें देखिए, it cut both ways. If you trust your officer and if the expectation is there, most of the time you will figure out that they will not betray your trust and they will stand by you, even in difficult situations. That has been my experience, and this was where it was proven because leaving aside their families, because they were also actually victims of this earthquake. The family was also very hard pressed. Many, close to 40 of the family members of my police force had actually died in the earthquake. तो उनको छोड़ के इंजर्ड को छोड़ के आप अपने ड्यूटी पे तैनात हो. So this is a very high level of devotion to duty. सर होता क्या है पुलिस फोर्स के बारे में लोगों की भ्रांतियाँ रहती हैं, especially who are not related to them, who are not wearing the hat, the uniform so to say, बहुत ग्लैमरस लगती है. ये ऐसा है वैसा है, पावर है, करप्शन है, मनी है, रुतबा है. These human interest things, behind the scene things, our viewers don't really know. बहुत कठिन होता है. It's not very easy wearing the uniform, keeping yourself straight, working tirelessly. Sir, coming to your state posting, you were heading a district during the time of the infamous Godhra riots, but somehow your district escaped much of the violence. If we go into the anatomy of a riot, how a riot situation emerges, what is? Please share your perspective about what constitutes a riot, because you have been during riots, you have served as an officer during riots in two situations to my memory. So what happens? How much is it fabricated? How much is it organic? And how does one, manage oneself during these troubled
sometimes, it's troublesome times. How does one manage oneself? देखिए riot, when I was in Kutch district और जो गोधरा का इंसिडेंट हुआ एंड पोस्ट गोधरा राइट्स हैपन, तो दिस वाज माय फोर्थ डिस्ट्रिक्ट. So by that time I was a relatively experienced superintendent of police. I had handled, as I told you, riots in Surat, जो काफ़ी handled क्या मतलब faced riots in Surat. So it is a combination of everything. You are leading a force. There is the public also. The public must have faith. यहाँ पे मेरा कुछ समय हो गया था. And if the force is convinced that this leader means business and whatever instructions he is giving, and by that time you have made up some amount of your reputation also. Ki if he says something, he means it and he will do it. You mean business, yeah. So, इसमें we took a number of steps. Some steps are like it is very routine. जैसे for example, कि हर डिस्ट्रिक्ट में होता है communal riot scheme. So every SP should give due importance to it. I had given it because it was my fourth, and I had Reasonable experience. So actually, if you have a operational communal riot scheme and you operationalize it down to the level of the thana, so you know who are the trouble elements, who will do what, and you can take preventive action to start with. So the usual suspects are identified. It is there in the communal riot scheme. So the usual suspects are there. Number two is public trust. हर जगह बहुत बैलेंस्ड नहीं होता है. देयर विल बी एग्रेसर्स एंड देयर विल बी विक्टिम्स. विक्टिम्स मस्ट बी श्योर कि इफ यू आर टेलिंग देम कि आई विल प्रोटेक्ट यू, कि यस दिस मैन हैज द इंटेंट टू प्रोटेक्ट मी एंड ही ऑल्सो हैज द कैपेबिलिटी टू डू दैट. इट इज बोथ इंटेंट एंड कैपेबिलिटी बोथ. और जो एग्रेसर है, ही नोट्स कि मतलब कि इफ आई ब्रेक द लाइन, he will take decisive action, whatever is required. And decisive action is a graded use of force. One is warning and use of preventive action, various preventive action which is available. Warning ke baad, then of course you have the use of tear smoke, etc. Then There's you a have protocol. There is a protocol. So if I may interject, India is still burning in several pockets. West Bengal for one. They say it is the Kashmirization of West Bengal. There's a long history. I'm just digressing, but we are trying to stay on the topic because you headed your district way back. Please share your views on what is the situation of West Bengal right now. Why is it failing? Why are there repeated incidents? In fact, Bengal is a history of violence. I am also a interested student of history. Why is it happening repeatedly? What are the causes? And why cannot it be controlled effectively? As a doctor, I was very troubled during that Kolkata infamous RG Kar case. And recurrent violence. Why is it not being stopped? Successive governments came. So how much is the government responsible? How much is the police force responsible? And because it pains me to a large extent, as does it to most of our countrymen. देखिए, I have worked 2000 kilometers away from West Bengal in Gujarat state in the field. Subsequently, I have worked 1000 kilometers away in Delhi. So I really don't have a direct experience of West Bengal. So it will be inappropriate for me. Based on your experience, what I'll tell you generally is, देखिए, pre-independence and just after independence, if any incident happened, and if a IAS, directly recruited IAS or an IPS officer was sent for inquiry and investigation, there was so much of public trust that the outcome of the inquiry/investigation was believed by the public. However, it is very unfortunate that over the decades, the public trust in these august services has actually eroded considerably. Completely or substantially, that is a point of view. Areas where it is happening recurrently, sir, there is no confidence from the public side in the authority. Your state also, Ahmedabad, I remember, Surat, they had some riot-prone areas, but it's not been a recurrence. In fact, post-Godhra, there has not been a significant such event in Gujarat.
So That's some steps must have been taken. So what can be done to prevent it altogether from both the sides? From my experience, I can tell you that I have not seen any crowd stand in front of a determined police force. Now, when I speak about a determined police force, it is more of the intent. I am not speaking about the numbers. You will find umpteen examples where the force has been very large, but they have been not been able to do anything. But a small force, professional force, intent on acting, and who have the confidence of the public, they have been able to manage a situation much better. So that has to be there, and of course, the reputation also actually works. So you have to build up a reputation during the course, or you don't have to do anything. Your reputation already gets built along as you go along in your career. The reputation precedes you. Precedes you, which may be good, which may be bad also. You must be seen to be fair. If it is seen to be a partisan force, then it becomes that much more difficult to deal with a crowd. Because they say कि मतलब this is, we are not being dealt with in a even-handed manner. सर ये तो होता ही है किसी भी राइट सिचुएशन में. द एलिगेशंस फ्लाई वाइडली फ्रॉम बोथ द साइड्स. सो सर, कमिंग ऑन टू योर फर्दर जर्नी, when you went into the central deputation, when you left the state services, that is a very interesting part of your career, I suppose. So it was so nice having you for all this time. I'm sure we'll be joining you again shortly as your time permits amongst your busy schedule. So can you just briefly share your experience with us for this brief time? As the name suggests, it was really a dil to dil ka talk, because you spoke from your heart. And in response, I also actually responded to you dil se. So I wish Spandan Dil Se Dil Talks all success and great viewership, because you are really elicit the best out of your guest. Thanks mainly to wonderful speakers and guests like you that we are able to share stories of importance, make sense out of sensationalism, get a little bit of coherence out of the cacophony surrounding us. Spandan Dil Se Dil Talks. Like, Share, subscribe. स्पंदन दिल से दिल टॉक्स पर हमसे जुड़े रहने का आपका बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर, इट वॉज वंडरफुल हैविंग यू. Thank you very much.